हेलो दोस्तों, आप सभी का मनी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना से कौन कौन से जो प्रश्न पूछे गए हैं इस सब के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान का जो प्रस्तावना होता है इसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है पहले मूल संविधान में प्रस्तावना को नहीं जोड़ा गया था, इसे बाद में कमेटी बनाकर संसद में पारित किया गया था और इसे पारित करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले संविधान की प्रस्तावना संविधान में नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो आइए जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इसमें है संविधान की प्रस्तावना, इसे उद्देशिका भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग प्रीएम्बल भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में इसे हम लोग आत्मा भी कहते हैं। जो संविधान का प्रस्तावना है इसे आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ये बताता है कि संविधान में क्या क्या लिखा गया है, उसका पूरा निचोड़ प्रस्तावना में दिया गया है। इसी के माध्यम से संविधान को सजाया गया है। जैसे कोई भी मूवी बनता है तो उसका ट्रेलर होता है, तो संविधान भी क्या है, एक प्रकार का ट्रेलर है। और उसका जो संविधान का किताब है वो उसमें क्या किया, पूरा डिटेल से बताया गया है, लेकिन उसका पूरा का पूरा निचोड़ किस में है, संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को ही हम लोग आत्मा कहते हैं। इसे संविधान का आँख भी कहा जाता है। जो हमारा प्रस्तावना है इसे संविधान का आँख भी कहते हैं। इसके बाद है संविधान को क्या कहा जाता है, आत्मा यानी हार्ट कहा जाता है। गजेंद्र गडकरी ने प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा है। यानी संविधान का अगर दर्शन करना है तो उससे पहले उसका प्रस्तावना देख लेना। अगर प्रस्तावना सिर्फ देख लिए तो संविधान में क्या क्या लिखा गया है इसका पूरा एक हाईलाइटेड पता चल जाता है कि संविधान में क्या क्या लिखा गया है। इसका पूरा का पूरा दर्शन आपको प्रस्तावना में भी हो जाएगा। तो इसीलिए प्रस्तावना, कोई भी संविधान उल्टाते तो सबसे पहले प्रस्तावना आता है, यानी प्रीएम्बल आता है। इसमें संविधान में जो जो चीज़ लिखा गया है इस सब पूरी बात का निचोड़ किस में है, प्रस्तावना में ही दे दिया गया है। आगे है के.एम. मुंशी। के.एम. जो मुंशी है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पूंजी कहा था। तो पूंजी किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने क्या कहा। अब ये उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देशिका का अर्थ होता है उद्देश्य। संविधान में जो उद्देशिका है इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब ये है प्रस्तावना जो है इसके शुरुआत सबसे पहले अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जापान से हुआ था। जो हमारा प्रस्तावना है इसका जो शुरुआत हुआ था ये अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से और जापान से हुआ था, क्योंकि उस समय भारत में प्रस्तावना लागू नहीं हो गया था। फिर इन सब का देश को ही देख कर क्या हुआ, भारत में भी प्रस्तावना को लागू किया गया था। तो पहले जो था संविधान में प्रस्तावना नहीं था, इसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान में पहले लागू हो गया। इसके बाद कहाँ हुआ था, भारत में लागू हुआ था। अब ये जो प्रस्तावना है संविधान में किसने पेश किया, कब पेश किया, इसके बारे में जानते हैं। तो ये प्रस्तावना है इसे संसद में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश हुआ था। डेट यहाँ से पूछता है कि संविधान प्रस्तावना का पेश संविधान में कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और इसकी स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को मिला। जो हमारा प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1946 को पेश हो गया था, यानी संसद में पेश हो गया था। लेकिन जब इसका स्वीकृति यानी मंजूरी जो मिला था ये मिला था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये जो प्रस्तावना है इसे कौन पेश किया था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही क्या किया था, प्रस्तावना को पेश किया था कि इसे भी संविधान में जोड़ा जाए। तो पेश करने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रस्तावना है इसमें अभी तक एक भी बार संशोधन न हुआ था, लेकिन एक संशोधन ऐसा था जो प्रस्तावना में संशोधित किया गया था। क्योंकि प्रस्तावना एक तरह का बहुत अच्छा से बन गया था, तो इसमें संशोधन करने का कोई गुंजाइश न था। लेकिन एक था 42वां संशोधन, इसमें प्रस्तावना के मूल ढांचे में भी संशोधन किया गया था। वो संशोधन का नाम था 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन में क्या किया था, संविधान के प्रस्तावना को में संशोधन किया गया था। तो एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, वो था 42वां संशोधन। इसमें इस संशोधन में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता को जोड़ा गया था।
जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें जो प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, समाजवादी, अखंडता एवं पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को जोड़ा गया था। अब यहाँ पर ज़्यादातर पंथ निरपेक्ष ही रहता है, तो संविधान में किसको जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। अब इसमें जो है यह जो संशोधन हुआ था किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो ये जो संशोधन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसका संशोधन किया गया था। किसका संशोधन, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको संशोधन किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया गया था किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें संशोधन किया गया था। और कौन सा संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था। इसके बाद है समाजवादी। अब इसमें देखो यहाँ जो समाजवादी है, अब समाजवादी का अर्थ क्या होता है, तो समाजवादी का अर्थ होता है राजनीतिक शक्ति का बंटवारा। समाजवादी मतलब क्या, जहाँ पर केंद्र का पूरा दावेदार हो, कोई निजी व्यक्ति का दावेदार कम हो, उसको कहते हैं समाजवादी। जैसे हमारा जो रेल है ये सब क्या है, समाजवादी है। चाहे जो राशन मिलता है ये सब सरकारी है, यानी सरकारी जो भी चीज़ हो वो सब समाजवादी में आएगा। यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, पूरा का पूरा मालिकाना केंद्र सरकार के पास हो, यानी राज्य के पास हो, लेकिन उसमें जो निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, उसको क्या कहते हैं, समाजवादी। जैसे कोरोना काल में सभी का टीका भी क्या होता है, फ्री में मिलता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का समाजवादी व्यवस्था है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। अब यहाँ पर देखिए समाजवादी हो गया, समाजवादी में क्या होता है, राजनीतिक शक्ति का बंटवारा होना जरूरी है, संसाधनों का समाज के हर वर्ग में बंटवारा होना चाहिए, यानी जितना भी संसाधन है, चाहे चावल हो या दाल हो, चाहे राशन हो, इसको समाज के हर वर्ग में बांटना जरूरी है। ये सब संविधान के समाजवादी में आता है। जबकि उत्पादन में सरकार का बराबर का अधिकार हो, कोई भी उत्पादन हो तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, तो वो सब समाजवादी में आता है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर देखिए पंथ निरपेक्ष आया है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है, तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष इन दोनों का अर्थ होता है इस राज्य में कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ कोई भी लोग कोई भी धर्म अपना सकता है। धर्म निरपेक्ष करने का मतलब क्या है, भारत कैसा देश है, तो ये एक धर्म निरपेक्ष देश है। इसमें जो है हमारा जो लोग है, यानी यहाँ का जो लोग है, इसको धर्म कोई भी धर्म को अपना सकता है, इसकी छूट दी गई है हमारे संविधान में। और यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में कहूँ भी संघ का प्रयोग नहीं किया गया। प्रस्तावना जो है इसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमारा जो संविधान है इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष करने का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ के लोग जो है इसको धर्म की छूट है, यानी कोई भी धर्म को अपना कर रह सकता है, इसमें पाबंदी नहीं है। अब इसमें है धर्मनिरपेक्ष। अब पंथ और धर्म में क्या अंतर है, अब यहाँ पर पंथ भी है और धर्म भी है, तो ये पंथ और धर्म में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं। तो धर्म का मतलब होता है जीवन का मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, यानी धर्म क्या होता है, किसी भी लोगों के यानी जीवन को बताता है और पथ को प्रदर्शित करता है कि हम किस रास्ता पर चले, कौन सा किस में अच्छा जीवन है, यानी हम सब जीवन कैसे व्यतीत करें, इस सब के बारे में धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। धर्म का मतलब क्या होता है, इसमें सभी के लिए नियम बराबर होता है, लेकिन जो होता है पंथ, इसमें सभी के लिए नियम बराबर नहीं होता है। पंथ का अर्थ होता है क्या कि किसी भी धर्म का विशेष प्रथा का विचार, यानी कोई भी धर्म जैसे हिंदू धर्म है, इसी में विशेष प्रथा का जब प्रचार करेंगे तो वो पंथ कहलाता है। जैसे हिंदू क्या है, धर्म है, जबकि वैष्णव हो गया या शैव क्या होगा, ये पंथ कहलाता है। तो धर्म और पंथ में ये अंतर है कि ये धर्म क्या बताता है, हमारे जीवन के मार्गदर्शक और जीवन को जीने का तरीका बताता है, जबकि पंथ जो होता है उसी धर्म में एक खास विचार को अपनाता है। जैसे हिंदू क्या है, धर्म है, और वैष्णव और शैव क्या है, पंथ कहलाता है। जो पंथ होता है, पंथ निरपेक्ष, ये किसी भी दूसरे धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है, यानी ये सभी धर्म को मानकर चलता है। आगे है भारत का
प्रभुत्व संपन्न। तो आगे पढ़ना है प्रभुत्व संपन्न के बारे में। यहाँ तक कि प्रस्तावना में एक वर्ड आता है प्रभुत्व संपन्न। अब ये प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कोई भी विदेशी आदमी का भारत में स्वागत करना। यानी एक तो कहावत भी है वसुदैव कुटुंबकम, तो यही भाषा को प्रभुत्व संपन्न के रूप में भी जाना जाता है। यानी कोई भी किसी भी दूसरे विदेशी का भारत के हस्तक्षेपण में भारत में हस्तक्षेपण, यानी जो भी कोई दूसरा विदेशी है इसका भारत में हस्तक्षेपण मतलब क्या? वो भारत में भी आ सकता है, घूम सकता है, रह सकता है। इसी को कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक का अर्थ। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है जनता का, यहाँ पर जो भी शासन हो जनता का हो, जनता के द्वारा हो, जनता के लिए जो शासन होता है उसी को कहते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होगा? सब कुछ जनता के लिए ही होगा, यानी जनता ही चुनेगा, जनता ही उसको देखेगा और जनता के लिए ही कोई भी कानून भी बनेगा। तो ये सब होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अब इसमें जो है लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का लोगों के लिए शासन। यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों के लिए और लोगों का शासन। ये जो था 1950 से पहले जो था लोकतांत्रिक व्यवस्था था। यानी हमारा जो देश था वो 1950 से पहले लोकतंत्रात्मक था, लेकिन 1950 के बाद ये हो गया था गणतंत्रात्मक। क्या कि 1950 में क्या हुआ था? हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1950 से अब तक जो है हमारा देश क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। लेकिन 1950 से पहले कैसा था? लोकतांत्रिक व्यवस्था था। इसके बाद है अखंडता। अखंडता का अर्थ क्या होता है? अखंडता का अर्थ होता है हमारे देश में सबको एक साथ लेकर चलना, किसी को टूटने न देना। यानी हमारा जो देश में मान लो इतना भाषा है, बहुत सारी भाषा है, बहुत सारा धर्म भी है, लेकिन सब एक साथ है। यही भारत की खूबसूरती है। यानी इसको अखंडता में की श्रेणी में रखते हैं कि इतना भाषा होने के बावजूद, इतना तरह के लोग होने के बावजूद और इतना धर्म होने के बावजूद भी क्या है? हमारा देश टूट न रहा है, हमारा देश और भी मजबूत होते जा रहा है। यही सब क्या है? अखंडता में आता है। यानी हमारे देश को एक साथ लेकर चलना, यानी सभी कोई भी धर्म हो उसको क्या करना चाहिए? हमारे देश को, यानी अपना देश को क्या करना चाहिए? एक साथ लेकर चलना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए और टूटने भी नहीं देना चाहिए। ये सब किस में आता है? अखंडता में आता है। इसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आना। यानी हमारा भारत भी क्या है? गणराज्य है, क्योंकि यहाँ का जो सरकार होता है ये सभी, इस सरकार को कौन चुनता है? तो यहाँ की जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनना ही क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाता है। इसके बाद आता है उद्देश्य का। संविधान के क्या उद्देश्य का है? तो उद्देश्य का संविधान का अंग है या नहीं। क्या कि पहले जो था संविधान में उद्देशिका को नहीं अपनाया गया था। तो यहाँ पर एक केस आया था कि संविधान में जो है प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है कि नहीं है, तो इसके लिए विवाद हुआ था, बहुत सारा मुकदमा भी चला था। तो इस प्रकार की प्रस्तावना से संबंधित देश में बहुचर्चित मुकदमे, यानी ये जो संविधान है संविधान का अंग है कि नहीं, इसके लिए बहुत सारा मुकदमा हुआ था। उसमें पहला है इनरी बेकबारी केस जो हुआ था 1960 में। अब ये केस में क्या बताया गया था कि उद्देश्य का जो है संविधान का अंग है, अंग नहीं है। ये जो केस हुआ था 1960 में बेकबारी केस, इसमें क्या बताया गया था कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इसे जो है संविधान के निर्माता के विचारों को जानने की कुंजी है। इसमें जो है प्रस्तावना के बारे में इस केस में बताया गया था कि ये संविधान का अंग नहीं है। इसमें जो है संविधान को जो बनाया है उनके विचारों को जानने का कुंजी बताया गया है इसमें प्रस्तावना को। लेकिन इसके बाद एक और केस हुआ, उसका नाम था गोकलनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें जो था पंजाब राज्य और गोकलनाथ के बीच केस हुआ था। ये हुआ था 1967 में। इसमें जो है इस केस में थोड़ा सा प्रस्तावना को स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावना है यानी जो उद्देश्य का है ये हमारी मूल आत्मा है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो ये जो केस हुआ था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का आत्मा है।
इसके बाद एक तो और केस आया, वो था केशवानंद भारती वर्सेस केरल। इस राज्य में यानी केशवानंद भारती वर्सेस जो है केरल राज्य, यानी केरल राज्य और केशवानंद भारती के बीच ये केस चला था 1967 ईस्वी में। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन हो सकता है। इसमें क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। यानी लास्ट जो केस था केशवानंद भारती केस और केरल राज्य के बीच, इसमें क्या कहा था कि संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं और इसे उद्देशिका को संविधान का अंग भी माना गया है। और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का भी जिक्र है, यानी जो है संविधान का है जो मूलभूत स्ट्रक्चर होता है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, या यदि यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।